So write down the heading, Bohr model. ठीक है. So Bohr model is basically extended Rutherford model. Do you remember the Rutherford model? Huh? So what he gave in that model? There is a positively charged nucleus and right, and most of the space in the atom is empty and the overall atom is neutral. ये points थे from the Rutherford model. And what was the drawback of Rutherford model? It cannot explain the stability of the atom. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आपका ओवरकम हो गई है, बोहर ने वो अच्छे से एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप बोहर मॉडल का. पॉइंट नंबर 1, in an atom electron revolves in an orbit. Electrons revolves in an orbit, okay, which have fixed energy and are called as energy shells Say for example, this is the nucleus, okay, and this is the orbit, okay, this is the electron. So what is the first postulate? Electrons are moving in this orbit. ट्रैक है एक आपका, जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक है ना. ट्रेन कैसा है? ट्रेन रन्स ऑन द रेलवे ट्रैक. रोड पे चलती है ट्रेन? नहीं चलती, ट्रैक पे ही चलती है. इन द सेम मैनर ही यूज दिस ट्रैक. व्हाट डिड ही से? ऑर्बिट. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? पोस्टुलेट मीन्स पॉइंट्स. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट. एंड अनदर पॉइंट, इट इज हैविंग फिक्स एनर्जी. ठीक है. थर्ड, इसको उसने एक और नाम दिया, क्या? एनर्जी शेल्स. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एन. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द एनर्जी ऑफ द शेल और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज द सेम थिंग. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, एनर्जी ऑफ द शेल, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द सेम थिंग. सेकेंड पॉइंट लिखिए, energy of the electrons energy of the electrons does not change with time. Energy of the electrons does not change with time. This is the main point which Rutherford could not explain. है ना. तब हमने क्या बोला था? इफ यू रिमेंबर, वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन इट एमिट्स एनर्जी. बोहर ने ये पॉइंट चेंज किया. व्हाट इज इट? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज कांस्टेंट. ठीक है, इट विल नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, इट मीन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट मीन्स देयर इज नो एब्जॉर्प्शन. इट मीन्स देयर इज नो एब्जॉर्प्शन or no evolution of energy during revolution. There is no absorption or no evolution of energy during revolution. इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ना एनर्जी एमिट कर रहा है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. नो एब्जॉर्प्शन, नो इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. It means energy of the electrons in a particular shell remains constant. ठीक है, energy of the electron in a particular shell remains constant. Okay, and these orbits are called as
जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट है, दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी और allowed energy states. ठीक है, जस्ट लाइक ट्रेन का एक रूट आपका फिक्स है ना। अगर आप यहाँ से ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है पुणे के बाद कौन सा स्टेशन आने वाला, राइट। तो रेलवे ट्रैक है बिटवीन पुणे एंड दैट स्टेशन, तो वो फिक्स पाथ पे ही चल रही है, इसके अलावा और किसी ट्रैक पे ट्रेन नहीं जाएगी, राइट। तो वही उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट, एनर्जी फिक्स है, ठीक है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको हमने क्या बोला, स्टेशनरी और अलाउड एनर्जी स्टेट। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे आपके क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट पर आइए। आप देखो, एक मिनट पहले ये समझिए कि दिस इज द फर्स्ट शेल, ओके। शेल आई राइट N1 एंड दिस इज द N2। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट शेल में है, देन सेकेंड में है, थर्ड में है, व्हाट इज प्रेजेंट इन बिटवीन? सब शेल अभी नहीं। हाँ, यहाँ पर यानी आप समझो बात को कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यहाँ पे, इन बिटवीन नथिंग इज देयर, है ना, इन बिटवीन नथिंग इज देयर। तो थर्ड पॉइंट वही है आपका, ओनली दोज ऑर्बिट्स, राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, only those orbits are allowed in which angular momentum of an electron, angular momentum of an electron is equal to NH/2 pi, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ, बोल सकते हैं, इज द मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई, ठीक है। यहाँ से आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट्स में मिलने वाले हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इट विल बी मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई। सो व्हाट इज n हियर? n इज एन इंटीजर, ओके, n इज एन इंटीजर एंड इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा समझ लीजिए बेटा इसको। इफ वी आर पुटिंग n इज इक्वल टू 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम? क्या हो जाएगा? h/2 पाई, ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट शेल, सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? h/2 पाई। इफ h प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा वैल्यू? 2h/2 पाई। थर्ड, n इज इक्वल टू 3, 3h/2 पाई, n इज इक्वल टू 4, 4h/2 पाई एंड सो ऑन। यानी आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, दीज आर द ऑर्बिट्स विच आर अलाउड। समझ रहे हैं? जहाँ कंफ्यूजन हो आप प्लीज़ बोलिए मुझे। पहली चीज़ क्या बोली उसने, कहाँ मिलेगा? ऑर्बिट में मिलेगा, फिक्स पाथ ऑफ एनर्जी। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। थर्ड उसने क्या बोला, जो आपके अलाउड ऑर्बिट्स हैं, कौन से अलाउड ऑर्बिट्स हैं? वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी और इन बिटवीन कुछ नहीं मिलेगा आपको, बात समझ में आ रही है? इन बिटवीन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। ये पॉइंट समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम। समझ में आता है क्या है एंगुलर मोमेंटम? देख लीजिए, व्हेनेवर एनी स्पीशीज इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसको, पढ़ा है या अभी नहीं पढ़ा है? फिजिक्स में आएगा ये आपका, है ना, सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ेंगे तब आएगा। तो वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग
अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर आपका होता है एंगुलर मोमेंटम विच इज डोनेटेड बाय सिंबल ओमेगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू एम वी आर। m is the mass of that object, so here we are talking about electron, so it will be mass of electron, velocity of the electron है, and then what is our radius of that circle। ठीक है, in case of circular motion there is a quantity we will discuss which is angular momentum। तो क्या है angular momentum equal to mass of that species, the mass of that object, velocity and radius of the circle। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू व्हाट, मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। क्लियर, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। कम टू द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ओके, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट। अब आइए, this is nucleus, this is the first shell, okay, and this is the second shell। okay, so electron is here in the first shell। ठीक है, एनर्जी उसका, अभी मैं ऐसे एक सिंपल नंबर लेती हूँ, मान लीजिए कितना है एनर्जी, 10 जूल से फॉर एग्जांपल, ये करेक्ट नंबर नहीं है, राइट, 10 जूल। इफ दिस एटम इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, बाहर से कुछ रेडिएशन आए, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, राइट, तो इसी तरह से क्या हुआ कि दिस एटम या इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग सम एनर्जी, व्हाट विल हैपन, इट विल जंप इनटू हायर एनर्जी लेवल। आपने अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया था, ये वही सिचुएशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट विल जंप टू द नेक्स्ट हायर लेवल। कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड लेवल में आ जाएगा। ठीक है, हियर इट विल स्टे फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन विच इज 10 टू द पावर -8 सेकेंड, देन इट हैज़ टू कम बैक। वाइल कमिंग बैक इट हैज़ टू रेडिएट एनर्जी, जितना एब्जॉर्ब किया था उतना ही एनर्जी क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर उसने यहाँ पे कितना है 20 जूल एब्जॉर्ब किया, तो वापस जब आएगा तो क्या होगा, -20 जूल एनर्जी। समझ में आ रही बात। सो व्हाट इज हैपनिंग इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अप एंड कमिंग डाउन। सो व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांजिशन from lower level to higher level and then higher level to lower level। if atom is absorbing energy, electrons jumps to the higher level depending on the amount of energy absorbed। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर वहाँ से वापस आएंगे, लेकिन एटम छोड़ के अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अंदर ही सब ऊपर नीचे चल रही है, जंपिंग। फाइन, तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब और एमिटेड। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, दैट विल बी डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E। ठीक है, व्हाट इज E2, एनर्जी ऑफ हायर शेल, E1 energy of lower shell। if I am talking about only 2 orbits, so this is for this first shell energy कितना है बेटा, E1, और ये कितना है आपका E2। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आपको मिल रहा है दैट इज डेल्टा E। ठीक है, डेल्टा E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज जंपिंग फ्रॉम E1 टू N1 to N2। if it is coming back it will eliminate same amount of energy। बात समझ में आ रही है। अब ये डेल्टा ई क्या है, लाइट पार्टिकल नेचर, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत मॉडल सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर। तो क्या आ रहा है, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म्स ऑफ फोटोन और क्वांटम, एमिट हो रही है इन द फॉर्म्स ऑफ फोटोन और क्वांटम। सो कैन आई राइट दिस Hc अपॉन लैम्डा,
डेल्टा ई क्या है आपका? इट इज द एनर्जी, राइट, ऑफ फोटॉन्स। समझ में आ रही बात? सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड व्हाट? wavelength of the light emitted or absorbed और frequency of the light emitted or absorbed. Got it? यहाँ तक समझ में आया? क्या करना है आपको? You can find the difference of energy between two levels, and with the help of that you can find the wavelength and frequency of radiation absorbed or emitted. दोनों केस में आपका सेम फॉर्मूला है, क्योंकि ये एनर्जी आपका सेम है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? अगर सपोज मैं इसका वैल्यू आपको देती हूँ कितना, 100 जूल, ठीक है, तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा E1 से E2 जाने में? E1 is the lower level, E2 is the higher level. So if electron wants to jump from E1 to E2, how much energy is getting absorbed? 100 joule. If it is coming back E2 to E1, कितना एलिमिनेट करेगा? 100. समझ में आया? तो वो 100 जूल क्या है, उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली 100 जूल एनर्जी के फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं या एमिट हो रहे हैं। गॉट इट? तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट और फ्रिक्वेंसी, एंड इट शुड बी इक्वल टू h न्यू। याद है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था पहले? यहाँ तक कोई पॉइंट जो आप नहीं समझ पाए हैं? नहीं? अच्छा, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अभी जो आपने लिखा है इसका और मीनिंग क्या है? इट मीन्स, इसी के कॉन्टिन्यूशन में है, इट मीन्स एमिशन कब होगा? अपूर्वा बताइए, एमिशन कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर। एब्जॉर्प्शन कब होगा? व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है? सो इट मीन्स एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर ओनली इन, it means emission and absorption of energy occur only in discrete value. क्या वैल्यू है? दैट इज E2 माइनस E1। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब समझिए आप क्या? डिस्क्रीट वैल्यू, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस, एक फिक्स वैल्यू है। अभी आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी, नंबर्स मिलने वाले हैं सारे। ठीक है, अभी के लिए बता देती हूँ, जो फर्स्ट शेल है उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाले का कितना होता है? सेकेंड वाला होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Electron is present in first shell, so it has to gain 10.2 electron volt of energy, then only it will come into the second shell. इससे कम दिया तो नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा मिला, अगर वो थर्ड में जा सकता है तो जाएगा, उससे कम में नहीं जाएगा, है ना। मेरा फिर से वियर्ड एग्जांपल, बिस्किट का पैकेट खरीदना है 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको 2 चाहिए तो कितने देने पड़ेंगे? 20। उस बीच में कुछ नहीं है, 15 में आपको 2 पैकेट नहीं देने वाला है, राइट। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब इट इज़ ए फिक्स वैल्यू, उतना एनर्जी आप देंगे तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट विल नॉट जंप टू द सेकेंड लेवल। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब जो फिक्स नंबर है उतना एनर्जी अगर होगा, देन ओनली इलेक्ट्रॉन वुड मूव फ्रॉम N1 टू N2। ठीक है, और नेक्स्ट हायर लेवल। गॉट इट? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन एनर्जी अकर ओनली इन डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो एब्रप्टली हो रहा है, एकदम से चेंज हो रही है। एनर्जी आई, उसने एब्जॉर्ब की, तुरंत ऊपर। बात समझ में आ रही है? हमारे पास अगर इतनी पावर होती ग्राउंड फ्लोर से यहाँ आने के लिए, तुरंत ऊपर नहीं आते ना, ऐसे हम धीरे धीरे करके आते हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, राइट। उतनी पावर नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप कर रहा है N1 से N2 बाई एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज एब्रप्ट, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा, धीरे धीरे नहीं हुआ कि पहले 1 वोल्ट लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, तब जाके कहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
जो एब्जॉर्प्शन है और जो एमिशन है इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ अब्रप्ट। एकदम से एनर्जी आई और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन तुरंत जंप कर जाएगा नेक्स्ट लेवल में। गॉट इट? ठीक है, चलिए तो आपने क्या लिखा था, व्हाट वाज द लास्ट स्टेटमेंट? हाँ, नेक्स्ट लिखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट चेंज, the energy of electrons cannot change gradually and continuously but changes abruptly, एकदम से चेंज होता है, इसी के continuation में। I'm repeating, the energy of electrons cannot change gradually and continuously but changes abruptly. It explains the fact that atomic spectra are discontinuous. इस बेस पे हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने मतलब बोहर ने एक्सप्लेन किया है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर डिसकॉन्टिन्यूअस। इफ़ यू रिमेंबर द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम याद है आपको, है ना, याद है? आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ विबग्योर के 2 शर्ट आपने लिए और वो क्यों हो रहा है? सेम रीजन है, फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब की मॉलिक्यूल ने और कुछ टाइम बाद उसको एमिट किया, ठीक है, तो वो किस लिए है भाई? दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे है आपका? डिसकॉन्टिन्यूअस। दोनों को मिलाओगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, बट इधर यू आर गेटिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। तो वो क्या रीज़न है? ये रीज़न है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एकदम से वो क्या हुआ, हाई लेवल में गया और उसके बाद नीचे। ठीक है, बहुत मॉडल से बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन की गई हैं। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? ये पॉस्टुलेट्स हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द डेरिवेशन एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बहुत मॉडल। हाँ हाँ, नहीं एग्जाम में सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए बिफोर स्टार्टिंग दैट। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस विच आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू द स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे डेरिवेशन। बहुत सिंपल है। तो बोहर ने आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये जो मॉडल है इट इज़ काइंड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना। अगर आप सन को न्यूक्लियस एज्यूम करते हैं एंड द 9 planets आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इन द सेम मैनर न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, तो what kind of force are there which helps in the rotation? Coulombic force or electrostatic force is the same. हाँ. If I'm talking about in terms of हाँ सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। तो आप जानते हैं सेंटीमीटर फोर्स के बारे में, बताइए क्या होता है। कभी ट्राई किया है? हाँ, नहीं, अभी ट्राई करेंगे। देखो मैं आपको लेके आई हूँ एक चीज़, आपको अगर समझ में आए, सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं तो घर पे एक और एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, घर पे ट्राई करना, डांटनी पड़नी चाहिए मम्मी से, है ना, आराम से करना। आ जाओ, इसको रोटेट करो। इधर घूम जाओ। चलिए घुमाइए इसको, जैसे आपने बचपन में कभी ये काम किया है ऐसे, हैं। अब आप ध्यान से देखो कि व्हेन दिस इरेजर इज कमिंग ऑन द टॉप इट इज नॉट फॉलिंग डाउन। क्यों नहीं जा रहा है?
अथर्व का हैंड कंसीडर कीजिए न्यूक्लियस और ये इरेजर कंसीडर कीजिए इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बट इट इज नॉट फॉलिंग डाउन एट द न्यूक्लियस. व्हाई? स्ट्रिंग. यस. क्या हो रहा है यहाँ पे? एक फोर्स लग रहा है आपका. कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स. देयर आर टू फोर्स, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ठीक है, तो ये काम समझ में आया आपको? थैंक यू. तब घर पे क्या करने का है? बकेट लीजिए छोटी, जितना आप हैंडल कर पाए, उसमें पानी भरिए आधे के करीब और घुमाइए थोड़ा स्पेस लेके. पानी नहीं गिरेगा. कभी ट्राई किया? बकेट, छोटी बकेट लेना. ऐसा काम मत करना है कि मेरे को डांट पड़ जाए कि क्या सिखा दिया. ये एक एग्जांपल है सिंपल सा फॉर द टू एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स. आप बकेट लीजिए, छोटी बकेट लीजिए और उसमें पानी भर के और घुमाइए उसको, थोड़ा अपने को भी सेफ रखते हुए. तो ध्यान दीजिएगा, वेन एवर बकेट आपका बिल्कुल अपसाइड डाउन होगा एट द टॉप, बट वाटर विल नॉट. क्यों? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेम सिचुएशन है आपकी. जैसे ये कंडीशन अगर है तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स? तो ये समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द बोहर मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके, जिसको ट्राई करना है कर लीजिएगा बाद में घुमा के. चलिए, अब थोड़ा अटेंशन इधर, वरना चीज़ें उड़ जाएंगी, है ना? टफ नहीं है लेकिन समझना जरूरी है. देखिए क्या हो रहा है. न्यूक्लियस और उतना परफेक्ट सर्कल नहीं है बट आप समझ जाइए, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, राइट, तो क्या हो रहा है? Two type of forces are acting together. One is the centripetal force and the another one is electrostatic forces of attraction. Right? Electron carries negative charge, nucleus carries positive charge. तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? Force of attraction. That is known as Coulomb's law of attraction or electrostatic forces of attraction. ठीक है? तो यहाँ पर if I'm talking about the mass of electron is m and what is the velocity? v and this is the radius. ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं क्या है? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ओमेगा m v r. ठीक है, r इज द रेडियस. एंड अभी आपने बोहर मॉडल में एक स्टेटमेंट लिखा था, angular momentum should be multiple of NH upon 2π. ठीक है, this is equation number 1. ठीक है, समझे आप क्या है ये? इक्वेशन नंबर 1. और इसको मैं बोल रही हूँ FC. FC का मतलब क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. C स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल. क्लियर? ठीक है, ओके. एक मिनट, इसको अभी सेंटीमीटर फोर्स मत बोलिए, तो एंगुलर मोमेंटम है, माय बैड. ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम था. सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? सेंटीमीटर फोर्स देखिए FC विच इज इक्वल टू mv² अपॉन r. ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. ये भी सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल है. ठीक है, m इज द मास ऑफ द स्पेशीज, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस. दोनों अलग अलग चीजें बेटा. वो एंगुलर मोमेंटम है और ये क्या है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, बिसाइड दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक चीज और समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z? एटॉमिक नंबर, है ना? एटॉमिक नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फाइन. So in my atom there is one electron, E minus. ठीक है, तो आपका यहाँ पर चार्ज या एक से ज़्यादा भी अगर है तो चार्ज कितना हुआ यहाँ पर? ZE. जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं. Z is the atomic number, correct? So this is the number of electron and ZE is the number of protons. Got it? ZE is the number of protons.
or in other words I should say this is the positive charge present at the nucleus. Z और E मल्टीप्लाई Z क्या है, मल्टीप्लाई किया है हमने. Z is the atomic number because in an atom number of electron and protons are same. तो फिर वो सिर्फ Z होना चाहिए ना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज Z. Z नहीं, आपको क्योंकि चार्ज की हम बात करेंगे ना यहाँ पे. टोटल चार्ज कितना हुआ, न्यूट्रल है. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर कैरिंग सिमिलर चार्ज, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है ना. तो हमें चार्ज की बात करनी है. तो टोटल चार्ज कितना होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मल्टीप्लाई बाई चार्ज. टोटल चार्ज आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ चार्ज. ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एफ ई, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ई स्टैंड फॉर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है ये फॉर्मूला या नहीं पढ़ा, तो अभी पढ़ेंगे इन फ्यूचर. ठीक है, 1/, दिस इज, ये क्या सिचुएशन है. ओके देखो ये ऐसा समझिए आप, दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज द सेकेंड चार्ज, है ना. एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r. ठीक, कूलम लॉ है ये. ठीक, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, यानी इन द यूनिवर्स ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर. तो ये है आपका फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. उतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए अपने को, फिजिक्स में सब सीखने वाले हैं आप, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिए. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. समझ में आ रही बात. चलिए, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अब हमारा एक चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन. दूसरे चार्ज पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन, उसी के बीच में है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ZE. गॉट इट. अपॉन क्या हुआ, आर स्क्वायर. समझ में आ रहा है. तो इस फॉर्मूले को फाइनली FE, E स्टैंड्स फॉर क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब हम इसको लिखेंगे ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है. व्हाट इज दिस, ये क्या था आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अब आपके पास समझिए 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ये 3 फॉर्मूले हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फार्मूला वी विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड एंड सो ऑन. ठीक है, समझ में आया. ये 3 की हेल्प से हम फाइंड करेंगे फॉर्मूले. ओके, चलिए. तो फर्स्ट आप लिखेंगे रेडियस. ठीक है, किसके लिए लिखेंगे हम, रेडियस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, चलिए. तो हम फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर रेडियस. ओके, तो क्या करना है आपको, देखिए अभी जो आपका ये बहुत मॉडल है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. So what is happening? Why electron is not falling down at the nucleus? Because electrostatic force of attraction is equal to centripetal force. अभी जो हमने किया था उसमें भी यही कहानी चालू है ना. तो यानी अकॉर्डिंग टू बॉर्स मॉडल ये क्या हो रहा है आपका, FC इज इक्वल टू F. समझ में आया. सेंट्रीपिटल फोर्स
इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या रखा था आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv स्क्वायर अपॉन r, एंड हियर इट वाज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? फ्रॉम हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है, ये r से एक r कैंसिल हो गया, और कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? और तो कुछ आपका वैल्यू कट नहीं हो रही है, तो v स्क्वायर क्या मिला आपको? v स्क्वायर इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम, व्हाट वाज दैट इक्वेशन? इट वाज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, तो व्हाट टू डू? टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ पार्ट। पूरी इक्वेशन का आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। फ्रॉम हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? यस। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? दोनों को इक्वेट करना है। आराम आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जो समझ में नहीं आया बोलिए। ये फॉर्मूले सिर्फ आपको समझने हैं, डिराइव कैसे हो रहे हैं बस, बाकी सब ऑटोमेटिकली आएगा, है ना? और हमारा फोकस रहेगा शॉर्ट फॉर्म जो आएगी फॉर्मूले की। तो हमने ये डिराइव किया फ्रॉम विच इक्वेशन? कौन सा था इक्वेशन बोलिए? ये एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये कहाँ से मिला आपको? एंगुलर मोमेंटम से। v स्क्वायर एंड दिस v स्क्वायर वी आर गेटिंग फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इक्वेट बोथ, है ना? यानी क्या कर रहे हैं हम? v2 स्क्वायर दोनों साइड वाला आप क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू लिखते हैं z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए क्या क्या टर्म आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक, देखिए क्या हो रहा है? 4 पाई से 4 पाई, एक बचेगा उधर, m से ये m कैंसिल हुआ, व्हाट एल्स? r से r। ठीक है, आपको फाइनली क्या फाइंड करना था? रेडियस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हियर। क्या आएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, पहले तो इसी को कंप्लीट कर लीजिए, 4 पाई। ठीक है, इधर और कुछ रहा आपका m, r उधर ले गए आप। ठीक है, और इधर से क्या आया आपका? एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर। देखिए भाई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, चेक कीजिए। फोर कैंसिल हो गया ना? ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन केयरफुली, which quantity
आर वेरिएबल। क्या चेंज हो सकता है? देखो n क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो दैट कैन बी चेंज 1 2 3। h फिक्स है बेटा, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स, z वेरिएबल है ना, और ई स्क्वायर फिक्स। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आप क्या कीजिए, जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनको आप अलग लिखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वाले एक जगह लिखेंगे, Z is the atomic number. Bohr model is applicable for hydrogen and hydrogen like ions. तो अगर आप हीलियम के केस में बोहर मॉडल अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू यूज द Z। ठीक है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये मैंने बाहर लिया, और ये जो मेरा पूरा फैक्टर है, ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज यू विल गेट वन नंबर विच इज 0.529 है बेटा, ये इट इज़ 0.529। तो बुक में आप इसको 53 भी दिया हुआ है, कुछ जगह सिर्फ 52 कंसीडर करते हैं। 529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यूनिट है इसका एंगस्ट्रॉम। देखिए समझ में आया? तो आपको जो फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। समझे आप? एक्चुअल फॉर्मूला रेडियस का ये है, बड़े वाला जो है आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हाउ टू फाइंड दिस। ठीक है, एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला विच यू नीड टू फोकस। समझ गए? अब आप मुझे निकाल के बताइए व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। आपको क्या मिलेगा? इफ, चलिए अभी थोड़ा सा रेडियस की बात कर रहे हैं, है ना। सो इफ एन n इज इक्वल टू 1। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस? फर्स्ट शेल का रेडियस क्या मिलेगा? R1। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, है ना, किसकी मैं बात कर रही हूँ आपसे? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज नोन एज बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड शेल? क्या करने वाले हैं साक्षी बताइए? व्हाट टू डू सेकेंड शेल के लिए? एन के प्लेस पे क्या रखना है बच्चे? 2, है ना। तो क्या हो जाएगा? R2 क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 4। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही आपको n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल के लिए चाहिए, तो अब क्या चाहिए आपको? इंटू 9, 3 का स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड रेडियस? आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, आप माइनस करो ना डायरेक्ट, माइनस करेंगे ना तो डिस्टेंस आ जाएगा। गॉट इट? आपने सेकेंड का रेडियस निकाला, थर्ड का निकाला, द डिफरेंस बिटवीन 3 and 2 दैट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इन दिस केस इफ दे आर टॉकिंग अबाउट हीलियम आयन, हीलियम एटम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता हीलियम एटम? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे एप्लीकेबल है मॉडल? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात अभी करेंगे हीलियम ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, चलो आगे बढ़ाएं इसको। यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे किस केस में? हीलियम आयन, He पॉजिटिव। ठीक है, फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। फॉर्मूला वही है आपका, ये वाला, ये दिस वन। ठीक है, देखिए
तो क्या फॉर्मूला हमारा, इफ n इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो क्या करने का है, हाँ जेड है बेटा, ठीक है। एन कितना है आपका 1 हो गया, और जेड कितना रखेंगे 2। तो दिस वैल्यू इज गिविंग यू रेडियस ऑफ व्हाट, किसका रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, ठीक है। इसी प्लेस पे अगर वो आपको क्या देने वाले हैं, लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव में भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन, दिस आयन इज ऑल्सो हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन, एन तो आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। जेड कितना हो जाएगा 3, ठीक है। एक और आयन है, बस यही 4 आयन यहाँ पर काम करते हैं, 3 पॉजिटिव बेरिलियम, जेड कितना हो जाएगा 4। समझ में आया आपको। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। रेडियस वाली कहानी समझ में आ गई, हाँ, फॉर्मूला ये समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। हाइड्रोजन लाइक आयंस वापस समझाओ। हाइड्रोजन लाइक आयंस का मतलब क्या है कि ऑल दीज स्पेशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम क्या एटम क्या है, देखो हीलियम एटम इज दिस 2He4, है ना। इफ इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम स्पेशीज गेट 1 पॉजिटिव आयन। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 1। इन द सेम मैनर लिथियम कितना होता है 3, तो इट हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन ओनली बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल। बट ऐसा हो सकता है, देखिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। हाँ हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आप लोगों का समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, रेडियस हो गया, वेलोसिटी, ठीक है। किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आइए, अब बहुत आसान है, क्योंकि वही 3 इक्वेशन को आपको यूज़ करना है, सब जगह वही काम होना है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए वी विल यूज mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, ठीक है। तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या करना है, अभी जो आपने r का द बिग फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, पुट दैट वैल्यू ऑफ r हियर एंड फाइंड द v, इतना काम करना है। खुद से ट्राई कीजिए एक बार, समझे आप। क्या रखना है r के प्लेस पे, हमने क्या निकाला था, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, ये निकाला था आपने r। तो ये r का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू कर लीजिए पहले n h अपॉन 2π m r। Now put the value of r here, whatever convenient for you, समझे। Put this value of r in that formula, समझे अलीशा। ये r का वैल्यू यहाँ पर रखना है। चलिए रखते हैं, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π m, n स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई m z e स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई n h m m, फाइनली इट इज z स्क्वायर अपॉन 2NH, यही है ना। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एप्सिलॉन नॉट मैं भूल गई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा, वही मैं कह रही हूँ, कुछ मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट आपका नीचे, ये देखिए, दिस इज द बिगर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी,
आप लोगों ने खुद से ट्राई किया, यही आ रहा है। आप फिर से देखो, इसमें क्या बाहर निकालने का है, z और n। क्या क्या बाहर निकालेंगे, z और n। तो वी कैन राइट लाइक दिस, e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई z अपॉन n, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, इट इज 2.18 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब z और n का यूज़ आप लोग सीख चुके हैं। आपको फर्स्ट शेल का चाहिए, सेकंड का चाहिए, थर्ड का चाहिए। z इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, z इज 1, है ना। लिथियम और बेरिलियम की केस में आपका ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मेनली यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्म, ठीक है। वेलोसिटी समझ में आया। थर्ड आइए, थर्ड हम बात करेंगे किसकी, एनर्जी की, ओके। किसकी बात करेंगे, एनर्जी। चलिए, हाँ हाँ लिख लीजिए। थोड़ा सा हो गया, लिखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी यू नो, 3। बोलिए कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी, है, ठीक है। डन विद दिस, ओके। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फिर से आपका वही फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, k इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या करना है यहाँ पे बताओ, सोचो क्या करोगे, v स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, है ना। v स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे और आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आएगा। v स्क्वायर का वैल्यू है आपका z e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n का होल स्क्वायर, ये है। हाँ, v का वैल्यू, हाँ नहीं नहीं, ये आप रख सकते हो, लेकिन आपको पूरा फॉर्मूला चाहिए काइनेटिक इसका एनर्जी का ना, इसलिए बिगर फॉर्मूला। हाउ आर यू गेटिंग बिगर फॉर्मूला, वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए भाई, अब क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए, हाफ m z स्क्वायर e रेज टू पावर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इसमें कुछ आपको रटने वाली ज़रूरत नहीं है, है ना, आप खुद से भी कर सकते हैं। फाइनली फिर वही काम करना है, क्या बाहर करने वाले हैं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है। सो इट विल बी 1/8 m e रेज टू पावर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और मैंने बाहर क्या रखा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट फिर से आपका क्या है, कांस्टेंट, है ना। तो जब आप सारी वैल्यूज रखेंगे कांस्टेंट की, तो आपको क्या नंबर मिलेगा, यस, इट विल बी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर,
और ये नंबर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या आएगी हाइड्रोजन की? फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन, व्हाट टू डू? Z कितना है? 1 है, N कितना है? 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज मूविंग विद दिस एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? आप सेकेंड ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर लिथियम आयन, बेरिलियम आयन एंड हीलियम आयन, सबका आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ने कितना आपको अच्छा काम करके दिया है ना, तो वी शुड बी थैंकफुल, राइट? है, वो बात की बात है, लेकिन काफ़ी चीज़ें सही भी हैं। ओके, अच्छा अब आइए पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा, आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट टुडे। आपके डेरिवेशंस एग्जाम में पूछी जा सकते हैं स्कूल में? नहीं, स्कूल के एग्जाम में नहीं। आपसे पूछेंगे डीमेरिट क्या है या फिर रेडियस निकालो, तो जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, मुझे बताया था कि ऐसे जो डेरिवेशन है बॉटम में जो क्वेश्चन है जेडबल में दे आस्क व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम। हाँ, तो उसके लिए पता होना चाहिए ना, ये वही है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि किस फॉर्मूले में, मतलब एक वैल्यू अगर आपने आर का वैल्यू याद रख कर लिया तो आप बाकी बाकी कर सकते हैं, है ना? हाँ भाई, चलिए फटाफट से नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। आज इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं है, हाँ, उसके सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करके मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी आप कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? हाँ बोलो, MgH यहाँ नहीं लगेगा। वी कैन नॉट अप्लाई MgH हियर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन उठा के ऊपर नहीं रख रहे हो, है ना, अपने आप जा रहा है। आपके कहने, मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, देखिए कौन सा फॉर्मूला है? व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, है ना, R। आपने दो चार्ज लिए Q1 Q2 separated by distance r. So in this situation potential energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। ठीक है, Q1 Q2 upon r, मैंने r स्क्वायर नहीं किया है, so do not get confused with the force of electrostatic force of attraction। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है बेटा? r है। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, in this case you have to put charges with sign। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू हैव टू पुट चार्जेस विद साइन। ठीक, तो अब आपको पता है वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज द इलेक्ट्रॉन एंड द अनदर वन इज प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर आप जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल साइन क्या मिलने वाला है? नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मिलता है वो आपको क्या मिलता है? नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर अपॉन R। अब बताओ आगे आपकी कहानी क्लियर है? क्या करने का है? उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, और कांस्टेंट लाने पड़ेंगे। रिप्लेस R, है ना? क्या करना है फिर से? R का जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखा था वही आप वैल्यू रखेंगे R का। ठीक है, चलिए, सो इट विल बी माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई M ZE स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके फिर से कैंसिल होंगे, पाई कैंसिल हो गया और ज़्यादा कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। हाँ, इट इज़ फाइनली माइनस m/4 Z स्क्वायर E रेज टू पावर 4। ध्यान से करना बेटा इसको, ठीक है। हियर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक एप्सिलॉन ये है और एक ये है, तो एप्सिलॉन स्क्वायर N स्क्वायर और क्या हुआ आपका H स्क्वायर।
ये आपको फाइनली ये कंक्लूज़न मिला है। कंक्लूज़न नहीं, अभी और कंक्लूज़न निकालेंगे। अब क्या करना है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस एक्सप्रेशन बाई नंबर 2, ठीक है, इन द डिनोमिनेटर एज वेल एज इन द न्यूमरेटर, दोनों जगह आप क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। ऐसा क्यों, ऐसा अभी आपको समझ में आएगा। देखो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अभी आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो क्या मिलेगा आपको, m, नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ऊपर E4, ठीक, और ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और क्या हुआ आपका n मुझे बाहर लेना है, इसको h स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 2। देखो मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, z स्क्वायर और n स्क्वायर एज यूजुअल वी आर टेकिंग आउट। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, व्हाट इज दिस पार्ट, ये कुछ यहाँ से आ रहा है, समझ में आया, कहाँ से आ रहा है ये, काइनेटिक एनर्जी, वही एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ फिर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई आपकी, ये हुआ आपका -13.6, बाकी तो ये आपका सेम ही आ रहा है ना सारा, इसका क्या हुआ ये डबल, राइट, डबल ही हुआ ना बेटा, इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिला आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है, पोटेंशियल एनर्जी जस्ट उसकी आपको डबल मिली विद नेगेटिव साइन। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, के प्लस पी, ठीक है। देखिएगा चलिए, टोटल एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, के प्लस पी। अब आप सब वैल्यूज रखेंगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट, है ना। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे En, ये आपको याद रखना है मेनली, जो आपका मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, है ना। कई बार आपको पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट, तो कैसे निकालेंगे, सेकंड के लिए आप कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट का कैलकुलेट कीजिए और डिफरेंस निकालेंगे। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। अब आप समझिए माइनस साइन क्यों आया है, ये क्वेश्चन पूछा था, हाँ नहीं, वो तो पोटेंशियल एनर्जी में आ गया, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, तो उसका एनर्जी कितना है, -13.6 वोल्ट। सेकेंड में है, अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ वैल्यूज नोट करेंगे। इफ जैसे हमने रेडियस का किया था, सेम मैनर। चलिए अभी हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो n कितना है आपका, n इज इक्वल टू 1, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो व्हाट इज द E1, कितना आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेल मी द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैसे आया, समझ में आ रहा है साक्षी, इज दैट क्लियर। z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 का फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर। तो बेसिकली -13.6 डिवाइडेड बाई 4, सो यू आर गेटिंग -3.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्बिट, हरी अप,
1.5. Fourth, minus 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये समझ में आया. इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू आर मूविंग 1 2 3 4, व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है. नेगेटिव वैल्यू थी आपकी, है ना, तो क्या हो रहा है? कम हो रही है. एक पॉइंट ऐसा आएगा अगर आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यानी इफ n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मैंने क्या रखा? n इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इन दैट सिचुएशन एनर्जी विल बी जीरो. समझना इस बात को बेटा, है ना. एंड इफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, देन वी विल से इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट. रेस्ट का मतलब क्या है कि नाउ इट इज नॉट फीलिंग एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के प्रीमाइसिस से बाहर. समझे आप? जब तक नेगेटिव साइन मिल रहा है तब तक क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है? जीरो. इन दैट सिचुएशन नो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन इज आउट ऑफ व्हाट? हाँ, एटम से आप समझिए एक तरह से बाहर. कुछ समझ में आया, है ना. तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इनसाइड द एटम कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, ओके. बस एक दो चीज़ें और रह गई हैं. अभी तो है टाइम, मुझे लगा कि टाइम हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे. ऑलमोस्ट हो ही गया बस. कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिवॉल्यूशन. समझ में आता है? लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना आप? वही सेम चीज़ है. ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं इसका, विच इज़ Fn इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10 to the power 15. ठीक है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n क्यूब. दिस इज n क्यूब एंड सेकेंड इनवर्स. फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स. तो ये है आपका फ्रिक्वेंसी. और इफ़ यू आर गेटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, तो अब आप क्या करेंगे? टाइम पीरियड क्या हुआ आपका? t 1/f. यही तो था टाइम पीरियड, 1/f. ठीक है, तो वो फॉर्मूला का आप क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. और बड़े वाला फॉर्मूला निकालने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है. करना क्या है आपका? फ्रिक्वेंसी Fn इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन 2πr. समझिए आप? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है. 2πr क्या है? सरकमफ्रेंस. r इज़ द रेडियस. तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके यू कैन फाइंड द फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी सारे जो आपके शॉर्ट वाले फॉर्मूले हैं उनको वन प्लेस पे लिखेंगे. आपकी हेल्प के लिए ही है, क्योंकि अभी सब आपने कॉन्टिन्यूएशन में लिखा हुआ है. ठीक है, तो सिंपली मेक ए टेबल एंड राइट डाउन द फॉर्मूला. चलिए, आई एम राइटिंग एट द बोर्ड. आप देख सकते हैं. फर्स्ट हमने क्या सीखा था? नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम.
ठीक है. सो विच इज ओमेगा और एल से भी दिखाते हैं इसको, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. ये इक्वेशन बहुत जगह आपको हेल्प करेगी. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. बिकॉज फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स विच आर अलाउड.
8 ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 19 चेक कीजिए बेटा। 19 में बोला if radius of Bohr first orbit of helium positive is x, the radius of Bohr second orbit of hydrogen. तो पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे इसके लिए हीलियम आयन के लिए, ठीक है, और फिर सेकंड एक्सप्रेशन लिखिए हाइड्रोजन के लिए। देखिए क्या आंसर आ रहा है। चेक कीजिए। न्यूमेरिकल फिगर है ना, बस चैप्टर बेटा था, ये भी अच्छा है। अभी ये ही है थोड़ा सा लेके बाद फिर आगे आगे और आसान होगा। हाँ जी, क्या है आंसर? सेकेंड ऑर्बिट। व्हाट इज द आंसर? आपको तो टेक्स्ट देखो और कंजर्वेशन है। 29 कैसे चलना है? हाँ जी, आगे आंसर। करेक्ट आंसर इज 8 है ना, 8x, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 29। इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा नहीं है, अभी आप पेपर भी ट्राई कीजिएगा। In these type of questions, do not calculate in the first equation. जनरली आपको सब्ट्रैक्शन रहेगा या डिवीजन रहेगा, तो बहुत सारी क्वांटिटी आपकी ना कैंसिल आउट होती है, कॉमन लेके कर सकते हैं, एकदम से कैलकुलेट मत कीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको घर पे ट्राई करेंगे। और एनएमएससी सबके पास है अभी। एनएमएससी में इन माय बुक क्वेश्चन नंबर 15-16 से बहुत मॉडल के लाइन से क्वेश्चन है, तो आप देखिए, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी क्वेश्चन। तो एनएमएससी से भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलेंगे मंडे से पहले आप लोगों को क्या क्या करना है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांजिशन एंड बोहर मॉडल, ठीक है। जो नहीं आएगा फिर आपको मुझे बताइए। आप लोगों का और कोई डाउट है? एनी डाउट? आणि मी सगळं